प्रश्न क्रमांक पहला देखिए क्या है, श्वसन सजीवों के लिए क्यों आवश्यक होता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का मतलब समझिए कि सांस लेना हमें क्यों ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। तो अगर देखा जाए तो हम इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं कि सांस लेना हमें जीवित रहने के लिए। तो ये सारी प्रक्रियाएं कैसे संपादित होती हैं कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो है छोटे छोटे कोशिकाओं का बना होता है, तो उन कोशिकाओं तक तो ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये कहाँ से पूर्ति होती है, तो यही ब्लड में जो ऑक्सीजन घुलता है, हम श्वास द्वारा ही उन कोशिकाओं को ऑक्सीजन देते हैं। ये रहा पहला कारण। अब दूसरा कारण की बात की जाए तो दूसरा कारण है जब हम भोजन करते हैं तो उनका पाचन, यानी जो भोजन का पाचन होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, ब्रेक डाउन होता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में। तो मुख्य रूप से श्वसन इन्हीं के लिए आवश्यक है। पहला है विभिन्न कोशिकाओं को ऑक्सीजन आपूर्ति, और दूसरा है भोजन के पाचन के लिए हमें श्वसन की आवश्यकता है, ताकि हमें ऊर्जा निरंतर मिलती रहे शरीर को। तो इसका आंसर हमें कैसे करना है? इसका आंसर हमें यहाँ से करना है। शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। शरीर को यह ऑक्सीजन श्वसन के द्वारा प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि वृहद रूप से बड़े पैमाने तौर पे श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है, पूरा रूप है, जिसके द्वारा शरीर को ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यही श्वसन है। ठीक है, तो ये सारे आपको। तो आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है। श्वसन की परिभाषा लिखें। तो अभी हमने जाना श्वसन क्या होता है। तो श्वसन की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप से कहते हैं, यानी सम्मिलित मतलब कुल मिलाकर इस रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। ठीक है, पहला स्टेप, जहां उनका उपयोग कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में जैव ऊर्जा यानी एटीपी के रूप में, ऊर्जा की इकाई के रूप में उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा समझिए एटीपी मतलब क्या होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को शायद ये समझ में नहीं आता हो। एटीपी देखिए ऊर्जा की एक इकाई कही जाती है, जिसका मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जैसे हमारे पास धन किस रूप में होता है, हमारे पास धन जो है वो कागज़ के रूप में, करेंसी के रूप में, चाहे सिक्के के रूप में होता है, हम धन रखते हैं, रुपया पैसा। और उसी तरीके से शरीर जो है ये ऊर्जा की इकाई को एटीपी के रूप में रखती है। किस रूप में रखती है? एटीपी के रूप में। बस ये ऊर्जा की इकाई। इस क्रिया उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेसिंग कहलाता है क्या? श्वसन। कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का पहुँचाना और इसके बाद ग्लूकोज का टूटना, यानी कोशिकीय ईंधन के रूप में वो कार्य करता है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है और वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस श्वसन कहलाता है। तीसरा देखिए क्या है, संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण से हमें दर्शाना है। तो यहाँ पे समझिए हमें यहाँ से करना है। श्वसन क्रिया को निम्नांकित समीकरण से दर्शाया जाता है। ये रहा ग्लूकोज, ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं, एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या होता है, ग्लूकोज टूट जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे बनता है, जल बनता है, और यही ऊर्जा बनती है जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता है। ठीक है, तो इन क्रिया में सहउत्पादों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी बनते हैं। ये दो बनते हैं, और इस प्रकार उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड शरीर की आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध जल शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट कहलाते हैं और ऊर्जा शरीर में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये समीकरण आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 4 नंबर, ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है। तो हमें यहाँ से करना है, देखिए अवायवीय श्वसन, ये लिखते हुए यह श्वसन की प्रथम चरण है, जिसके अंतर ग्लूकोज कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पाइरुवेट यानी 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो बस यही आपको लिखना है। यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक अणु ग्लूकोज से क्या होता है, 2 अणु पाइरुवेट का निर्माण होता है, जो 3 कार्बन वाला अणु होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 5वां, लगातार दौड़ने से शरीर की पेशियों में दर्द क्यों होता है, वो कारण बताना है। तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के जमाव से, संचय से दर्द होने लगता है। बहुत ज़्यादा दर्द जो बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में इस कारण, किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ये ऐंठन की तकलीफ़ होती है, यानी दर्द होता है।
तो ये पूरा ही आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है और यह कहाँ होता है? तो यहाँ पे समझिए, इस पाइरूवेट का 3 विखंडन होता है। पहला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ठीक है, और ये भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो इसमें क्या बनता है? इसमें यीस्ट में बनता है किण्वन, और इसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है पेशी कोशिकाओं में। ये दोनों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और ऑक्सीजन के अभाव और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये इस ग्लूकोज का टूटना, इस पाइरूवेट का टूटना होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपादित होता है, ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो किण्वन किस प्रकार का श्वसन है ये बताना है। तो आप बताइए किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाले जो श्वसन होता है हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, और यह क्रिया कहलाती है किण्वन, ठीक है। ये कहाँ होता है? ये ईस्ट में होता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का श्वसन है, तो अवायवीय श्वसन है, और ये क्रिया ईस्ट में संपादित होती है। अगला प्रश्न 7वां देखेंगे। श्वास नली या ट्रेकिया क्या है? तो श्वास नली या ट्रेकिया मानव श्वसन अंग का एक प्रमुख हिस्सा है, भाग है। ये रहा ट्रेकिया, ठीक है, इसे कहा जाता है ट्रेकिया या श्वास नली। तो इसके बारे में बताना है हमें, यानी परिभाषा करनी है, क्या है होता है ये ट्रेकिया। तो हम यहाँ से लिखेंगे, लैरिक्स पीछे की ओर श्वास नली या ट्रेकिया में खुलती है। और ये देखिए, ये ट्रेकिया के बारे में, श्वास नली ट्रेकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर लंबी नली। ऐसे आपको लिखना है कि ट्रेकिया करीब 11 सेंटीमीटर लंबी नली है, जिसका व्यास लगभग 16 mm होता है। ट्रेकिया की पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से उपास्थि से बने अपूर्ण वलय इस क्रम में इस पूरी लंबाई के सजे होते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, और ये थोड़ा सा और आपको लिखना है। ये वलय ट्रेकिया से हवा को बाहर निकालने से में उससे पिचकने से रोकते हैं, और नीचे की ओर ट्रेकिया वक्चूहा में पहुंचती है। तो मनुष्य श्वसन अंग का एक अहम हिस्सा होती है ट्रेकिया। ये बात लिखते हुए आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये अपूर्ण वलय यहाँ पे ये गोल गोल जो है ये होते हैं, इसे पिचकने से रोकने के लिए ये सारे बनाए गए हैं। तो आपको समझ में आ गया कहाँ से करना है इसका आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 8वां। मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होते हैं? देखिए, गिल्स क्या होता है? गिल्स विशेष प्रकार का श्वसन अंग है जो मछलियों में पाया जाता है, जो जल में घुलित ऑक्सीजन को ये मछली के विभिन्न कोशिकाओं तक ये पहुंचाने का कार्य करते हैं गिल्स। तो इसकी उपस्थिति हमें बताना है। यहाँ पे देखिए, ये गिल्स है, ठीक है। तो ये कहाँ होता है? प्रत्येक मछली में गिल्स 2 समूह पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पास भाग में आँख के ठीक पीछे होते हैं। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। तो कहाँ होता है? तो सिर के पार्श्व भाग और आँख के ठीक पीछे अवस्थित होते हैं। ये रहा, ठीक है, आँख के ठीक पीछे है। तो ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न 9 नंबर हम देखें। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9। मानव शरीर की कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती हैं? तो हमें ये बताना है कि कौन कौन से अंग मिलकर मानव श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। सर ऐसे करना है, निम्नलिखित संरचनाएं मिलकर मानव श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, जो इस प्रकार है। मनुष्य में नासिका छिद्र, ठीक है, पहला स्वर यंत्र या लैरिक्स, दूसरा श्वास नली या ट्रेकिया, तीसरा और लास्ट में फेफड़ा यानी लंग्स मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं, ठीक है। बस यही आपको लिखना है। इस सेशन का आखिरी सवाल देखेंगे हम 10 नंबर। श्वासोश्वास क्या है वो बताना है। करना है, श्वसन 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहली क्रिया में हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है, जिसे प्रश्वास कहा जाता है, और दूसरी क्रिया में क्या होता है कि इसके अंतर्गत रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नासिका से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पे समझिए, हवा जो फेफड़े के माध्यम से यहाँ पे जाता है और रक्त दीवारों से होते हुए ये जो ऑक्सीजन है रक्त में चला जाता है। फेफड़ों की दीवारों से होते हुए रक्त में चला जाता है ऑक्सीजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये ऑक्सीजन का फेफड़े में जाना रक्त की दीवारों में वो कहलाता है प्रश्वास, और वापस लौटना कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकलता है, तो ये कहलाता है उच्छ्वास, ठीक है। तो समझ गए आप, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं श्वासोश्वास, ठीक है। तो श्वसन की ये दोनों क्रियाएं, ये दोनों अवस्थाएं प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर क्या बनाती है? श्वासोश्वास का निर्माण करती हैं। तो ये दोनों बातें आपको लिखना है और इसके बाद ये लिखना है, ठीक है। तो समाप्त होता है आज